नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th के मनी और बैंकिंग का जो चैप्टर है या यूनिट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना जा रहा हूं, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने मनी टॉपिक और कमर्शियल बैंक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आज हम जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल बैंक। देखिए दोस्तों, सेंट्रल बैंक क्या है? व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक? सो सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स बॉडी और एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री में जो एंटायर मॉनेटरी सिस्टम है या एंटायर जो बैंकिंग सिस्टम है, उस पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, इन सब के लिए हमें एक एपेक्स बॉडी या एक एपेक्स इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। और हर कंट्री में ये जो एपेक्स इंस्टीट्यूट या एपेक्स एजेंसी या इंस्टीट्यूशन जो होता है वो सेंट्रल बैंक होता है। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट, यानी कि जितने भी तरह के बैंकिंग सिस्टम के ऑपरेशन हैं, क्या कोई चीज़ रेट डिसाइड करनी है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक ही करता है। जितना बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, बैंकों को खोलने की परमिशन देना, उनको नए नए इंस्ट्रक्शन देना, उनको डायरेक्ट करना, किस तरीके से उनको अपना काम करना है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या उनके टारगेट्स हो सकते हैं, और उनको रेगुलेट करने का जो काम है वो सारा सेंट्रल बैंक करता है। तो ये किसी भी कंट्री की एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल बैंक। अब देखिए, इसके अंदर जो क्लास 12th के लेवल पर जो क्वेश्चन आता है वो सेंट्रल बैंक का मीनिंग कभी कभी आ सकता है, और नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। तो हम जो सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस हैं उनको यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक बार मैं एक प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से ये सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं। तो एक है इशूइंग ऑफ करेंसी बैंकर टू द गवर्नमेंट, इशू ऑफ करेंसी, ये एक फंक्शन है। दूसरा नंबर का है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, देन बैंकर्स बैंक, देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देन लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, और उसके बाद जो है ये हमारे मेन फंक्शन हैं। एक बार वापस देख लीजिए, इशूइंग ऑफ करेंसी नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, और एक और हम यहाँ पर नोट करेंगे वो होगा हमारा क्रेडिट क्रिएशन। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो बैंक का है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन वो है, ये तो इसका नहीं है, सेंट्रल बैंक का नहीं, ये कमर्शियल बैंक का है, तो माफ़ कीजिए, ये एक फंक्शन कमर्शियल बैंक का है। तो ये लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यही मेन फंक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक के हैं। तो देखिए 1 बाय 1 हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है, यानी कि सेंट्रल बैंक का जो सबसे पहला फंक्शन हम लेते हैं वो आएगा इशूइंग ऑफ करेंसी या इशूइंग ऑफ करेंसी नोट। किसी भी कंट्री में जो करेंसी नोट और कॉइन्स हैं, इनको इशू करने की जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल बैंक होती है। तो सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल राइट फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। So notes issued by the central bank are circulated as a legal tender money, और जो भी नोट सेंट्रल बैंक सर्कुलेट करता है वो लीगल टेंडर ऑफ मनी के तौर पे काम में आते हैं। और इन इंडिया आरबीआई इशूज़ ऑल करेंसी नोट्स फ्रॉम ₹2 एंड अबव। भारत में आरबीआई जो है ₹2 के नोट से लेकर के ऊपर के जितने भी नोट हैं उन सबको आरबीआई इशू करता है। आजकल हम सब जानते हैं कि ₹2 का नोट, ₹5 का नोट, ये नोटों का चलन अब नहीं है और आरबीआई इनको अब नहीं छापता है। पहले जब आरबीआई ये नोट छापता था तो इन नोटों को छापने का काम आरबीआई करता था, लेकिन ₹1 का जो नोट है, जो वो पहले प्रिंट होता था, वो ₹1 का नोट आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी नोट हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन जो ₹1 का नोट है दोस्तों, उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। उस पर जो वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव, उनका उसके ऊपर साइन होता है, क्योंकि वो ₹1 का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको इशू करती है।
दूसरा जो कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स को इशू करने का काम भी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन कॉइन्स को जो सर्कुलेशन में लाने का काम करता है वो आरबीआई ही करता है। तो ये सोल राइट है सेंट्रल बैंक का कि वो लीगल टेंडर मनी के फॉर्म में करेंसी नोट जारी करता है। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, और इससे सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो मनी सप्लाई है उसको पूरा अपने कंट्रोल में रखता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी सप्लाई, इट आल्सो हेल्प्स टू मेक स्टेबिलिटी ऑफ मनी, और कब कितनी मनी को सर्कुलेट में कर लाना है, कितना इशू करना है, इन सब प्रोसीजर्स के थ्रू सेंट्रल बैंक जो है वो मनी की स्टेबिलिटी को भी डिसाइड करता है। तो ये पहला फंक्शन हुआ सेंट्रल बैंक का। दूसरा फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज़ कॉल्ड द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंक है, इट्स अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट। बैंक कमर्शियल, ये यहाँ पर कमर्शियल बैंक नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ आप लिखेंगे सेंट्रल बैंक, थोड़ा गलती से लिख किया है तो इसको आप लिखिए सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर, एन एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के फॉर्म में सेंट्रल बैंक जो है वो 3 काम करता है, एज अ बैंकर काम करता है, एज ए एजेंट काम करता है, और एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट काम करता है। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज अ बैंकर, तो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या है कि जैसे हम अपना अकाउंट खोलते हैं बैंक में, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक में खोलती है। तो द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट रिसिप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जितने भी रिसिप्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट को पैसा रिसिप्ट करना है या गवर्नमेंट को कोई पैसा किसी बिहाफ पर किसी को पेमेंट करना है, वो सब काम कौन करता है, वो सब काम सेंट्रल बैंक करता है। और इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, और सरकार को जब कभी शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट की, लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी सेंट्रल बैंक देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सरकार का बैंक है। दूसरा, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए एज एन एजेंट भी काम करता है। इट वर्क्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, कंडक्ट सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड आल्सो मैनेज द पब्लिक डेप्ट। व्हेनेवर गवर्नमेंट नीड्स द डेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, this all function is done by through the central bank, and central bank on the behalf of the government issue the government securities, and through the government securities central bank takes the loan for the government from the public। यानी कि एक एजेंट के तौर पर, जैसे हमारा कोई एजेंट है, वो एजेंट हमारे लिए काम करता है, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट हो, तो वो एजेंट हमारे बिहाफ पर काम करता है। उसी तरीके से सेंट्रल बैंक भी गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करता है, और काम क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करता है और पब्लिक डेप्ट का अरेंजमेंट करता है। सार्वजनिक ऋण जिसे हम कहते हैं उसको ये सेंट्रल बैंक जो है उसको अरेंज करता है। तीसरा जो फंक्शन है वो है, इट आल्सो वर्क्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट एंड गिव्स एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स। जो भी फाइनेंशियल मैटर हैं, बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, इश्यूज़ होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उनके मामलों में भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, उसको क्या किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये बताता है, और गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम जो है सेंट्रल बैंक से एडवाइस लेती है। तो ये दूसरा इसका काम हुआ, दैट इज़ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तीसरा जो सेंट्रल बैंक का काम है वो है बैंकर्स बैंक। हम ये कहते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है ये बैंकों का बैंक है। वी कैन नॉट ओपन आवर अकाउंट इन सेंट्रल बैंक, हम अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक में नहीं खोल सकते हैं। सेंट्रल बैंक में बैंकों का अकाउंट होता है। जिस तरह से हमारा अकाउंट किसी कमर्शियल बैंक में होता है, उसी तरीके से बैंकों का अकाउंट कहाँ होता है, कमर्शियल सेंट्रल बैंक में होता है। तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक इन वेरियस रेस्पेक्ट्स लाइक कीप्स इन कैश रिजर्व, क्लियरिंग एग्रीमेंट्स फैसिलिटी एट्सेट्रा। तो उनका कैश भी रखता है, जो चेक को क्लियर करने की फैसिलिटी है वो भी ये प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंकों का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है, या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों के बैंक के तौर पे काम करता है। और द सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। जो CRR के फॉर्म में जो कमर्शियल बैंक है वो बैंक में अपना पैसा रखते हैं सेंट्रल बैंक में, तो एक तरह से उनका कस्टोडियन भी होता है। द सेंट्रल बैंक इनको सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स। तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको सुपरवाइज, कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है।
कमर्शियल बैंक हैज़ देयर अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक लाइक पब्लिक हैज़ देयर अकाउंट इन सेंट्रल बैंक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है, इट्स अ बैंकर्स बैंक। इसके बाद एक और जो फंक्शन हमारा है या सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है दैट इज़ अबाउट द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका जो कस्टोडियन होता है वो सेंट्रल बैंक ही होता है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसको अपने पास रखने का काम सेंट्रल बैंक करता है। द सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन द कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। साथ ही साथ ये गोल्ड का भी स्टॉक रखता है, करेंसी का भी स्टॉक रखता है। तो एक तरह से ये खजांची भी हम इसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का होता है, और ये उसका एक ट्रेजरर होता है जो सारा जो भी वैल्यूएबल गुड्स हैं, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, एसडीआर, इनको सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है। एक फंक्शन जो हम सेंट्रल बैंक का करते हैं वो है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। सेंट्रल बैंक इज़ नोन एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंतिम ऋणदाता। हिंदी में इसका नाम होता है अंतिम ऋणदाता। ठीक है, अब इसको हम अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं ये आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो और कमर्शियल बैंक किसी को लोन देने की कंडीशन में नहीं हो तो अंत में वो मदद के लिए या हेल्प के लिए या एडवाइस के लिए किसके पास जाएंगे, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। तो इसलिए हम सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं। कि whenever government commercial banks face the problem of their depositors, the central bank helps them by advancing necessary credit. As commercial banks lend to the individual, कमर्शियल बैंक क्या करता है, इंडिविजुअल को लोन देता है। द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक, और सेंट्रल बैंक किसको लोन देता है, कमर्शियल बैंक को देता है। इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, नॉर्मल वे में भी, नॉर्मल डेज में भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। और अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, बैंक जो है वो अपने लोगों को लोन नहीं दे पाता हो या उनके डिपॉजिट्स को सिक्योर नहीं कर पाता हो, इन दैट कंडीशन उस समय पर सेंट्रल बैंक जो है वो आपके डिपॉजिट की गारंटी देता है, पब्लिक के डिपॉजिट की गारंटी देता है। इसीलिए जो सेंट्रल बैंक है वो लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट माना जाता है। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, दे अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स, और वो जाकर के सेंट्रल बैंक से लोन मांगते हैं, और इस वजह से सेंट्रल बैंक जो है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट काम करता है। आई थिंक आपको ये फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, जो अगला जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो है आपका क्रेडिट कंट्रोल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्रेडिट कंट्रोल। तो देखिए क्रेडिट कंट्रोल जो है वो किसी भी सेंट्रल बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू ही जो टोटल मनी सप्लाई है उसको सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और पूरे मॉनेटरी सिस्टम को सेंट्रल बैंक इस क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। क्रेडिट जो कंट्रोल का फंक्शन है इसको मैं थोड़ा सा एक स्लाइड पर आपको लिख के बताता हूँ कि क्रेडिट कंट्रोल के अंदर अगर हम देखें तो ये दो तरीके से इसके हम टाइप कर सकते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स, और दूसरा होता है हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स। दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। तो इस तरीके से दो मेजर्स इसके अंदर होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के लिए। जो सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है, लोन की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव कंट्रोल और एक होता है क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। तो इनको डिटेल में हम यहाँ स्टडी करते हैं कि किस तरीके से सारे काम करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नाम से पता लग रहा है क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम इसमें किसी तरह की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करेंगे, यानी कि सेंट्रल बैंक अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को कम या ज़्यादा करता है जिससे कि लोन की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। इसको वन बाय वन समझेंगे। पहला इंस्ट्रूमेंट इसमें आता है बैंक रेट। इसके अंदर हम 4-5 इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस तरह से 6 जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं
क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंट्रोल के, क्रेडिट कंट्रोल के, तो सबसे पहला है हमारा बैंक रेट। देखिए इसकी डेफिनेशन में पढ़ता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है, क्रेडिट देता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के दिया जाता है। इट इज़ गिवन फॉर द लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये लोन दिया जाता है। और जिस इंटरेस्ट रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है उस इंटरेस्ट रेट को ही हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। मेरे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल कि आरबीआई से पंजाब नेशनल बैंक लोन लेता है, अब पंजाब नेशनल बैंक आरबीआई से जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेगा वो इंटरेस्ट रेट क्या कहलाएगी, वो इंटरेस्ट रेट कहलाएगी बैंक रेट। आगे देखिए दोस्तों, बैंक रेट, अब इस बैंक रेट को किस तरीके से कंट्रोल करके लोन की क्वांटिटी को कम करते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, पीपल आर बाइंग मोर, पीपल आर डिमांडिंग मोर। सो नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू रिड्यूस दिस डिमांड। दैट मीन्स द पीपल शुड बाय लेस गुड्स एंड services from the market. For that purpose, what should the central bank do? The central bank should reduce the money supply in the market. अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, अगर इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, तो जाहिर सी बात है कि उस इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक ये करेगा कि मनी सप्लाई को कम कर देगा, यानी कि लोगों के पास मनी की सप्लाई क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। अब जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ा देगा तो जो बोरोइंग्स होंगी, जो लोग लोन ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, वो महंगी हो जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। उसकी वजह से लोग लोन कम लेंगे। एंड कमर्शियल बैंक बोरोज लेस फ्रॉम सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक से कम लेंगे, और फिर कमर्शियल बैंक से लोग भी लोन कम लेंगे, एंड लोन बिकम एक्सपेंसिव। As a result, borrowers take fewer loan from the banks. उससे क्या होगा कि borrowers जो है वो बैंक से लोन क्या करेंगे, कम लोन बैंक से लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं और एक न्यूमेरिकल से या कुछ अलग स्लाइड पे और हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, बैंक रेट का फंक्शन समझने के लिए मान लेते हैं कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और ये पीएनबी है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अब यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक है वो सपोज करिए, अरे पंजाब नेशनल बैंक जो है वो सपोज करिए कि 20% रेट पर, या हम इसको मान लेते हैं 10%, पंजाब नेशनल बैंक 10% रेट पर आरबीआई से लोन लेता है। और आगे फिर जब ये पब्लिक को लोन देगा तो जाहिर सी बात है 10% पर तो नहीं देगा, तो पब्लिक को पंजाब नेशनल बैंक 12% पर लोन देता है। अब क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, और मान लीजिए बढ़ा करके इसने क्या कर दिया, 12% कर दी। जब आरबीआई इसको 12% करेगा तो क्योंकि पीएनबी को आरबीआई से जो लोन मिला, ये लोन महंगा मिला, पहले 10% में मिल रहा था, अब ये लोन कितने में मिल रहा है, 12% में मिल रहा है। तो पीएनबी भी आगे जो पब्लिक को लोन देगा वो 12% से ज़्यादा पर देगा। और सपोज करो कि पीएनबी 14% पर पब्लिक को लोन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो पीएनबी खुद आरबीआई से कम लोन लेगा क्योंकि उसको आरबीआई से महंगा लोन मिल रहा है, और दूसरा पब्लिक भी पीएनबी से यानी कि पंजाब नेशनल बैंक से कम लोन लेगी क्योंकि 14% रेट पर अब पब्लिक को लोन मिल रहा है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बढ़ाएगा, यानी कि बैंक रेट आरबीआई बढ़ाएगा, तो जो कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से वो महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वो पब्लिक को जो लोन देंगे वो लोन भी क्या होंगे, महंगे होंगे। और जब लोन महंगे होंगे तो पब्लिक फिर इन लोन्स को क्या करेगी, कम लेगी, और उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन जो है वो भी कम हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा हम लेकर के चलें कि मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट डिमांड है, यानी कि डिमांड में की कमी है, इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, तो उस केस में ये होता है
ये होगा कि गवर्नमेंट ये चाहेगी या आरबीआई ये चाहेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लोन लें, ताकि मनी सप्लाई क्या हो, बढ़े और लोग गुड्स एंड सर्विस खरीद सकें। तो इसके लिए हम एग्जांपल मान लेते हैं कि आरबीआई 8% पर लोन दे रहा है सपोज करिए पीएनबी को, और अब आरबीआई चाहता है कि ये लोन की क्वांटिटी बढ़े, तो वो इसको क्या करेगा, 6% पर लोन देगा। 6% पर जब आरबीआई पीएनबी को लोन मिलेगा आरबीआई से, तो वो लोन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और आगे जो पब्लिक है उस पब्लिक को भी लोन क्या करेगा, वो कम रेट पे देगा। सपोज करिए कि पहले पीएनबी पब्लिक को 10% पे लोन दे रहा था, और अब क्योंकि उसको खुद को 6% पे मिल रहा है, इसलिए वो पब्लिक को 8% पर लोन देगा। ये हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो पब्लिक भी लोन ज़्यादा लेगी, जिससे कि लोन की क्वांटिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड भी बढ़ेगी। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरीके से लोन को कंट्रोल करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो बैंक रेट है, इसी तरीके से रेपो रेट है और इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट है, ये तीनों लोन की जो कॉस्ट है उसको कम या ज़्यादा करके मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करते हैं। आगे इसी के अंदर हम रेपो रेट, अगर आपको रेपो रेट बैंक रेट समझ में आ गया तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि नेक्स्ट, हालांकि थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, अभी हम इसके 2-3 टॉपिक है उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से आरबीआई आगे दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा है, दैट इज़ द नेक्स्ट फंक्शन इज़ द ओपन मार्केट सिस्टम। ओपन मार्केट सिस्टम से दोस्तों पहले मैं करूँगा कैश रिजर्व रेशियो, और उससे भी पहले हम करेंगे रेपो रेट। हाँ, क्योंकि रेपो रेट बिल्कुल बैंक रेट की जैसे है। तो यहाँ पर देखिए रेपो रेट क्या है कि रेपो रेट इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। जैसे कि बैंक रेट थी वैसे ही रेपो रेट है, बट इसमें ये होता है कि सेंट्रल बैंक ये जो लोन देता है वो शॉर्ट टाइम के लिए देता है, यानी कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक जो लोन देगा ये लोन कम टाइम के लिए देगा, जबकि बैंक रेट में ये लोन ज़्यादा टाइम के लिए दिया जाता है। और बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटी टू सेंट्रल बैंक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रीपर्चेज रेट भी हम इसको बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रीपर्चेज रेट, तो रीपर्चेज रेट रेपो रेट ही है। और इट्स इफेक्ट ऑन सप्लाई ऑफ मनी इज सेम एज द बैंक रेट। तो जैसा बैंक रेट का असर होता है सेम वैसा ही असर रेपो रेट का होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है या इन्फ्लेशनरी गैप है, यानी कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं गुड्स की, एंड सेंट्रल बैंक को लगता है कि ये जो मनी सप्लाई है कम होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही रेपो रेट बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो वो पब्लिक को भी लोन ज़्यादा रेट पर देंगे, यानी कि उनकी भी एक्सपेंसिव रेट हो जाएगी, और पब्लिक फिर लोन क्या करेगी, कम लेगी, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और इसका रिवर्स अगर हम देखें कि अगर डेफिसिट डिमांड है तो उस केस में आरबीआई चाहेगा कि मनी सप्लाई बढ़े, उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा। रेपो रेट कम करेगा तो कमर्शियल बैंक को भी कम रेट पर लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा, जिससे वो पब्लिक को भी सस्ता लोन देंगे। और जब पब्लिक को सस्ता लोन मिलेगा तो पब्लिक क्या करेगी, लोन ज़्यादा लेगी, जिससे कि गुड्स एंड सर्विस की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा अगला इसका जो इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं दैट इज़ एक और टॉपिक आता है, वो आता है रिवर्स रेपो रेट। इसको भी आप समझ लीजिए रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट में ये होता है कि कमर्शियल बैंक जो उनके पास कोई सरप्लस मनी है उसको आरबीआई में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और आरबीआई उनको इसके बदले में इंटरेस्ट देता है। अभी तक ये हो रहा था कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट लेता है, चाहे वो बैंक रेट हो चाहे वो रेपो रेट हो, लेकिन यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है वो इंटरेस्ट लेंगे आरबीआई से, या आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देगा। उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज फंड्स फ्रॉम अदर बैंक्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। द बैंक्स डिपॉजिट देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। इसलिए ये भी एक तरह का कॉस्ट ऑफ लोन ही आता है। और रिवर्स रेपो रेट इज़ यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी
and when it feels that there is too much money floating in the market, it increases the reverse repo rate। और अगर सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई है तो इसलिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब जब वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो अपना मनी क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक में जमा करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि बैंक में यानी कि सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करने से और डिपॉजिट करने से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उस केस में। और अगर कहीं ऐसा हो कि सेंट्रल बैंक को लगता है कि मनी सप्लाई को कम करना है तो वो रिवर्स रेपो रेट को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। उससे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में कम पैसा जमा करेंगे। तो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट काम करता है क्रेडिट कंट्रोल करने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन टॉपिक्स में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम आपको उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकें। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट हुए, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ लोन के तरह से। लोन की कॉस्ट इसमें चेंज हो जाती है, उसकी रेट चेंज हो जाती है, जिससे कि मनी सप्लाई चेंज होती है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट है, वो है ओपन मार्केट सिस्टम। इसको हम ओपन मार्केट सिस्टम भी बोलते हैं और इसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोलते हैं, OPO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखिए दोस्तों कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। इट रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो ओपन मार्केट में क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है। बाय सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक रिड्यूस द मनी सप्लाई। अब अगर मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है मीन्स कि अगर RBI सेल करेगा तो कमर्शियल बैंक और पब्लिक क्या करेगी, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगी। और जब वो खरीदेंगी तो पैसा किसको देगी, वो पैसा RBI को देगी। इट मीन्स कि उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके RBI मार्केट से मनी सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये एक हम इसमें देखते हैं कि सेल करके अगर इफ़ RBI फील्स that it has to decrease the money supply, then RBI will sell government securities in the market to commercial bank and the public. Then public will purchase or buy this government securities from the RBI and from then the money supply comes to the RBI. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक तरह का समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक से या बैंकों से लोन लेती है और उस पर गवर्नमेंट या RBI जो है वो लोगों को या कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करता है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची जाएंगी तो RBI उनको बेचेगा तो पब्लिक खरीदेगी और कमर्शियल बैंक खरीदेंगे, तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा, RBI के पास। और इस तरीके से मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर RBI को लगता है कि उसे मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, द मनी सप्लाई शुड इंक्रीज इन द इकोनॉमी, इन दैट केस RBI विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। RBI क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा। द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द मनी सप्लाई, उससे क्या होगा, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई उससे इकोनॉमी के अंदर बढ़ा देगा, क्योंकि जब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा तो पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को RBI पैसा देगा, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरा तरीका हुआ, इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। दिस इज आल्सो ए इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल द क्रेडिट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है CRR एंड SLR। इसको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि CRR और SLR क्या हैं, लीगल रिजर्व रेशियो के कंपोनेंट है। तो पहले हम देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR। देखिए दोस्तों CRR क्या है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। यानी कि इसको हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स का और लायबिलिटी का एक मिनिमम परसेंट जो RBI डिसाइड करता है उसको कैश की फॉर्म में RBI में रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि PNB जो बैंक है इसकी टोटल जो डिपॉजिट और लायबिलिटी है वो 100 करोड़ की है और CRR जो RBI डिसाइड करता है वो सपोज करिए कि 5% डिसाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि PNB को 5 करोड़ रुपया जो है वो
आरबीआई के अंदर एज अ कैश रखने होंगे। 5 करोड़ एज अ कैश आरबीआई में पीएनबी को रखने होंगे और इसके पास कितने बचेंगे 95 करोड़ जिसको वो यूज़ कर सकता है। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसको हम कहते हैं CRR। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक तरह का कैश है जो कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के अंदर यानी कि सेंट्रल बैंक में इसको वो रखते हैं। तो ये हमारा हुआ CRR। ये यहाँ तक के जो इंस्ट्रूमेंट हुए, बाकी कुछ और इंस्ट्रूमेंट बचे हैं दोस्तों, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो ये जो 3 क्वांटिटी के क्वांटिटेटिव मेजर्स वाले जो वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको मैं अपने वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए और हमारे वीडियोस को शेयर एंड लाइक करते रहिए।